वो महाराणा प्रताप के बारे में एक बार आपने स्पीच दिया था, वो अभी इश्यू नहीं है। देखिए, न उसके तो बारे हम में इशू को यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपने बात कर दी है तो मेरा वो स्पीच जो है वो महाराणा प्रताप को लेकर के नहीं था। अच्छा, मेरा स्पीच एक इशू पर था और उसका जवाब मैं यहाँ भी दे सकता हूँ और दूंगा। हाँ, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप भील थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कोई डाउट नहीं। नहीं तो तथ्य गई आऊंगा, क्योंकि जब बिंबिसार भील है, सुनिए, बिंबिसार भील है, चंद्रगुप्त मौर्य भील है, सम्राट अशोक भील है, विक्रमादित्य भील है, तो फिर क्या है यार। मैंने आपको ये बता तो दिया, 12 काम हमने किए, 12 कौम बना दी। बाकी पहले तो एक ही कौम थी, एक ही कौम थी, जैसा काम किया वैसा कौम लगा दी। भील एक जमात है, कास्ट नहीं है। तो भील कास्ट है ही नहीं, भील जमात है। ठीक है ना। और जितनी भी मैं कह रहा हूं, जितनी भी आज की तारीख में कौमें हैं वहीं से निकलती है। वो पुराना शब्द है, पुराना शब्द अब भी चल रहा है। मेरा स्पीच उस समय का वो ये था कि मैंने एक बात कही थी कि परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कैसे किया। ये सवाल मेरे जहन में दौड़ रहा था कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, वो 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कैसे कर सकता है। जब उसने पहली बार सारे क्षत्रियों को मार दिया और धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो दूसरी बार क्षत्रिय आए कहां से। सवाल तो ये पैदा हो जाता। वो सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा था, वो सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा था और 20 साल से मैं उस सवाल के पीछे पड़ा हुआ था। आखिर में मुझे उसका जवाब मिला। तो जवाब क्या मिला कि उसने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन नहीं किया, यानी कोई क्षत्रियों की हत्या नहीं की, न ही किसी महिलाओं के गर्भ से बच्चे निकाल के मारे, कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, परशुराम ही पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग ही परशुराम। जब वो वृद्धदत्त की हत्या करता है, हत्या करके जब पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को लेकर के साकेत में आता है और साकेत को राजधानी बनाता है, वो साकेत का उस समय का राजा हरिश्चंद्र होता है। कौन होता है? हरिश्चंद्र, जिसकी कहानी आपको जो भी बताई जाती है ना, सत्यवादी, बेटे को बेचान, बेटी को बेचान, बेकड़ा पोसता, ये सब आपको बरगलाने की बातें, आपको मूर्ख बनाने की बातें। पुष्यमित्र शुंग साकेत आया और साकेत आकर राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हमें इसको राजधानी बनाना है, और छल कपट से राजा हरिश्चंद्र की राजधानी को छीना। राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु के बेटे थे। राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम त्रिशंकु था। त्रिशंकु ने ब्राह्मणों से अपनी पालकी उठवाई थी, इसलिए उन्होंने टारगेट करके साकेत को सबसे पहले लिया। पहला शहर साकेत, साकेत को, साकेत के राजा हरिश्चंद्र से उस राज को छीना। दूसरे नंबर पे राजा हरिश्चंद्र के सगे जीजा बहनोई राजा भर्तृ, जो उज्जैन के राजा थे, उससे राज छीना। तीसरे नंबर पे उन्होंने बंगाल के राजा गोपीचंद का राज छीना, गोपीचंद का राज छीना। गोपीचंद की भी कहानी आपको बताई जाती है ना। ये तो सतयुग की बातें बता रहे हैं। राजा मोरध्वज की भी कहानी आपको बताई जाती है, छोटी मोटी मोड़ करके। राजा मोरध्वज मौर्य साम्राज्य का, भारत के अंदर सम्राट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य की 56 राजधानियां थी, 56 राजधानियां। उन 56 राजधानियों में राजा हुआ करते थे और उन राजाओं का मुखिया सम्राट होता था। तो ये जो मोरध्वज के बाद में उन्होंने राजा बलि का राज छीना, उसके बाद उन्होंने राजा हिरण्यकश्यप का राज छीना, उसके बाद में आपके पास में एक ज्यादा दूर नहीं, ये पास के अंदर आपका जो खेल, क्या नाम है इसका, राजा चंदन, लोहानागढ़ के राजा चंदन का राज छीना। इस प्रकार से उसने 21 राजाओं को राज से वंचित किया, यानी क्षत्रिय राजाओं को, जो भारत के मूल निवासी क्षत्रिय राजा हैं, उनसे राज छीना, यानी क्षत्रिय विहीन किया। उस राज को क्षत्रिय विहीन किया। ये हिस्ट्री है, इतिहास है। और जो वो कह रहे हैं कि 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, उसका कोई तथ्य नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसका कोई कौन कौन से को मारा था, कौन कौन से को नहीं मारा था, उसका कोई सबूत नहीं है।
वो हवा में बात है आपको बरगलाने के लिए कि परशुराम ने फरसा अवतार लिया, ऐसे किया वैसे किया, क्षत्रियों को मारा। ठीक है, कोई कुछ नहीं किया, उसने हमारे राजाओं से राज छीना। पुष्यमित्र शुंग ने अकेले ने अपने शासनकाल में 21 राजाओं से राज छीन लिया था, 56 में से 21 में को। इसलिए उसकी कहानी बनी कि 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, क्षत्रिय विहीन किया। क्षत्रिय विहीन का मतलब क्या है? क्षत्रिय, आज जितने भारत के अंदर राजपूत हैं सारे क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय हैं। और ये डंके की चोट पर कहता हूं, खून मिला ले हमारा और उनका, डीएनए मिला ले, हम एक हैं। अरे होता है भाई, हमारे गांव के अब आप लोग हैं। चलिए बाकी पुरानी बातों को छोड़िए, अभी की बात लो। ताराराम जी आए हैं, ठीक है भाई, मेघवाल साहब आए हैं, तो इनके लिए चारपाई लाओ, कुर्सी लाओ। अब ये तो हमारी मजबूरी है कि हम कमर से टूटे हुए जरा नीचे बैठ नहीं सकते, ठीक है ना, हमारी मजबूरी है। हमने थोड़ा किया भाई, थोड़ा हो तो कुर्सी ले आओ, नीचे बैठ नहीं पाएंगे, और बैठ गए 2 घंटे तो रात को सो नहीं पाएंगे। लेकिन सब लोगों ने क्या सोचा, अरे ये बड़े आदमी, देखो इनके लिए चारपाई आ गई, बड़े आदमी है इनके लिए कुर्सी आ गई। यही हुआ ना, आदमी हम आपके साथ है, आप जैसे सारे हम एक है। तो यही बात हमारे ही समाज में जिन लोगों की जिम्मेदारी लगा दी, वे बाद में ठाकुर बन गए, राजा बन गए, जमींदार बन गए, जागीरदार बने, हमारे ही लोग, हमारे ही लोग। लेकिन उन्होंने आज लोकतंत्र स्थापित होते ही अपने खेमे में मिलाने के लिए उनको कहा, तुम तो राजाओं के पूत हो, राजपूत हो और हमारे साथ आ जाओ। राजपूत कोई जाति नहीं है, ये मैं आपको डंके की चोट कहता हूं। राजपूत जाति नहीं है। जाति क्या है? चौहान। जाति क्या है? भाटी। जाति क्या है? सोलंकी, राठौड़, परमार, ये जाति है। राजपूत जाति नहीं। राजपूत शब्द का मतलब होता है राजा के पूत, राजपूत। और भारत में राजपूत कितने हैं? शायद 20 या 25 घराने ही हैं, और वो भी भारत में नहीं रहते, वो फॉरेन में रहते हैं। अच्छा, रही या तो कभी कभी घूमने आते हैं, या फिर उनके 5 स्टार होटल चलते हैं, अच्छा, उनकी हवेलियों में। अरे जो हमारे साथ में रहकर खेती कर रहा है, हमारे साथ में रहकर के जो हमारे दुख सुख में काम आ रहा है, वो कैसे राजपूत हो गया? उसकी 7 पीढ़ी में 100 पीढ़ी में कोई राजा नहीं हुआ, तो राजपूत कैसे हुआ? ये उनको सिर्फ लोकतंत्र में बरगला करके उन जातियों को इकट्ठा करके अपने संख्या बल बढ़ाने का एक तरीका था, वरना हमारे भाई हैं। और यही बात का खुलासा मैंने वहां किया था, और उसी के बीच में रामदेव जी की बात भी आई थी, पाबू जी की बात भी आई थी, इसलिए उसके ऊपर कोई बात नहीं, वो तो बात आई गई, पूरी हुई, अभी भी चलती रहेगी, कोई बात नहीं है।